जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा जोंग क्रेडिट पॉइंट को कमाने के लिए एक मिशन को एक्सेप्ट करता है। जब वो मिशन पर आता है तब जो टीचर मेंग होती है वो किसी तरह के ड्रैगन सलाइवा का इस्तेमाल हमारे जोंग के ऊपर कर देती है, जिसके वजह से वहाँ पर जितने भी डिमोनिक बीस्ट होते हैं वह हमारे जोंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उन्हीं में से एक भालू वाला डिमोनिक बीस्ट हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा जोंग एक के मुक्के के साथ उस डिमोनिक बीस्ट का काम वहीं पर तमाम कर देता है। उस डिमोनिक बीस्ट को मारने के बाद हमारा जोंग कहता है कि अच्छा होता कि यहाँ पर और भी ज्यादा डिमोनिक बीस्ट होते। जोंग ये सब कह ही पाता कि तभी उसके सामने काफी सारे डिमोनिक बीस्ट आ जाते हैं और वो भी सारे डिमोनिक बीस्ट हमारे जोंग के अंदर से ड्रैगन सलाइवा की खुशबू सूंघते हुए वहाँ पर आए होते हैं। इतने सारे डिमोनिक बीस्ट को देखने के बाद हमारा जोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है कि अच्छी बात है कि इतने सारे डिमोनिक बीस्ट एक ही समय पर यहाँ पर आ गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतने सारे डिमोनिक बीस्ट में एक ऐसा डिमोनिक बीस्ट हो जो कि 5th लेवल पर पहुंचा हुआ हो। जोंग ये सब कह रहा होता है कि तभी हमें एक डेमन वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे जोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। और जैसे वो डेमोनिक वुल्फ हमारे जोंग के करीब पहुंचता है वैसे जोंग उसके ऊपर भी एक ही हमला करते हुए उस डेमोनिक वुल्फ को वहीं पर जान से मार देता है और उसके अंदर से उसका डेमन कोर बाहर निकाल लेता है। उस डेमन कोर को बाहर निकालने के बाद जोंग कहता है कि चाहे यहाँ पर 5th लो वाला डेमन बीस्ट हो या ना हो, लेकिन मुझे डेमन कोर की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे डेमन बीस्ट है। और एक ही हमले में डेमन वुल्फ को मारता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी डेमन बीस्ट है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर डेमन वुल्फ एक ही हमले के साथ कैसे मारा जा सकता है। तभी उनमें से लेपर्ड वाला डेमन बीस्ट कहता है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, इसलिए हम सब लोगों को साथ में मिलकर इसके ऊपर हमला करना होगा और जब हम इसे मार डालेंगे तब इसके पास जो ड्रैगन सलाइवा है वो हम इक्वली सब में बांट लेंगे। ये सुनते ही जो गेंडा वाला बीस्ट होता है वो काफी तेजी के साथ हमारे जोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों को लीड करूंगा। उस गेंडे वाले बीस्ट को अपने तरफ आता हुआ देख जोंग भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है कि तभी पीछे से दो मेंढक वाले बीस्ट अपने जीभ का इस्तेमाल करते हुए हमारे जोंग के दोनों हाथों को जकड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को जकड़ता हुआ देखकर जोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें उस गेंडे वाले बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे जोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसके करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन जैसे वो गेंडे वाला बीस्ट हमारे जोंग के करीब पहुंचता है वैसे हमारा जोंग भी अपने सर का इस्तेमाल करते हुए उस गेंडे वाले बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है और उसके जो सींग होते हैं उसे तोड़ देता है। उस सींग को तोड़ने के बाद हमारे जोंग के सर के ऊपर थोड़ी सी चोट तो लग जाती है, लेकिन जोंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस शेप में लाते हुए उन दोनों मेंढकों को आपस में टकरावा देता है, जिसके वजह से उसके हाथ छूट जाते हैं। हमारे जोंग की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद जो लेपर्ड वाला डेमन बीस्ट है उसे ये गलत फहमी हो जाती है कि हमारा जोंग नॉनसेंस सोल वाला कल्टीवेटर है, इसीलिए वो काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी पीछे से हमारा जोंग आकर उस लेपर्ड वाले डेमन बीस्ट के पूंछ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इतना कहने के साथ जो जोंग है वो काफी तेजी के साथ वहाँ पर जितने भी डेमन बीस्ट है उन्हें मारना शुरू कर देता है और हमारे जोंग को एक हमले के साथ डेमन बीस्ट को मारता हुआ देखकर जो टीचर मेंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा है। टीचर मेंग ये सब कह रहे होते कि तभी टीचर मेंग के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल डेमोनिक स्नेक आ जाता है, जिसे महसूस करने के बाद जब टीचर मेंग पीछे मुड़कर देखने लगती है तभी और स्नेक हमारे टीचर मेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारे टीचर मेंग उछलते हुए उसके हमले से बच जाती है। और टीचर मेंग को इतने आसानी से हमले से बचता हुआ देखकर जो स्नेक है वो टीचर मेंग से कहता है कि तुम्हारी जो आईसाइट है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, मैंने अपने औरों को दबाने की काफी ज्यादा कोशिश की थी लेकिन तुमने उसे काफी आसानी से सेंस कर लिया। उस बड़े से डेमन स्नेक को देखने के बाद जो टीचर मेंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहती है कि तो 5th लेवल वाला डेमन किंग है। फिर जो टीचर मेंग है वो स्नेक से कहती है कि तुम्हें तो ड्रैगन सलाइवा की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, आखिर तुम मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो स्नेक है वो टीचर मेंग से कहता है क्योंकि तुम इस टेरिटरी में जब से आए हो तब से मैं तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखा हूँ। ये सुनने के बाद जो टीचर मेंग है वो काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि सेम स्टेज पर होने के बावजूद जो डेमोनिक बीस्ट होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ह्यूमन से कई गुना ज्यादा होती है, जिसके वजह से मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। लगता है कि मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागना होगा। इतना कहने के बाद वो उस टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर पा रही होती, यानी कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती है। टीचर मेंग को इस तरह से करता हुआ देखकर जो स्नेक है वो जोर जोर से हंसते हुए टीचर मेंग से कहता है कि मैं काफी समय से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की होगी। मैं अपने
पूंछ का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी टॉक्सिन को रिलीज कर सकता हो जो कि किसी की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को सप्रेस कर सकता है, जो कि तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान उस फाइटिंग के ऊपर था, जिसके वजह से तुम इसे सेंस नहीं कर पाई और तुमने कुछ ज्यादा ही टॉक्सिन को इनहेल कर लिया। इतना कहने के बाद जो स्नेक है वो काफी तेजी के साथ हमारे टीचर मैंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें जोंग को दिखाया जाता है, जिसने के वहाँ पर जितने भी डेमोनिक बीस्ट थे उन्हें मार डाला होता है और उनके सारे डेमन कोर को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया होता है। उन सारे डेमोनिक कोर को एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद जो जोंग है वो सिस्टम से कहता है कि जल्दी से इसे एब्जॉर्ब करो। तभी सिस्टम हमारे जोंग से कहता है कि यहाँ पर 5th लेवल वाले डेमोनिक कोर को डिटेक्ट किया है, जिसे देखने के बाद जो जोंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारा जोंग हैरान हो ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई चीज काफी तेजी के साथ आकर उसके पीछे गिर जाती है। जब जोंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर हमें टीचर मैंग को दिखाया जाता है, जिनके की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। टीचर मैंग को इस हालत में देखने के बाद जो जोंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। टीचर मैंग से कहता है कि आखिर आपके साथ ये सब किसने किया। हमारा जोंग टीचर मैंग से सब कह रहा होता है कि तभी जो वो स्नेक है वो काफी तेजी के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। इतने बड़े स्नेक को देखने के बाद हमारा जोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, इसलिए वो कहता है कि कितना बड़ा बीस्ट है, इस बार ये डेफिनेटली 5th लेवल वाला डेमोनिक बीस्ट होगा। तभी हमें उस स्नेक को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह के अंदर अपना पॉइजन इकट्ठा करते हुए उस पॉइजन से हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस हमले को अपने तरफ आता हुआ देखकर जोंग जल्दी से अपने पैर को जमीन पर मारता है, जिसके वजह से उस जमीन के अंदर से काफी बड़ी चट्टान बाहर निकल के आती है और जो स्नेक का पॉइजन होता है वो उस चट्टान से टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद वो जो स्नेक है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में उसने मेरे हमले को रोक लिया। लेकिन तभी उस स्नेक को हमारा जोंग काफी तेजी के साथ पीछे खींच लेता है और हमारे जोंग को उसके पीछे देखने के बाद जो स्नेक है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर वो इतनी तेजी के साथ मेरे पीछे कब आया। उसने ये सब कह रहा होता है कि तभी हमारा जोंग काफी तेजी के साथ उस स्नेक को ऊपर उठाकर काफी तेजी के साथ जमीन के ऊपर पटक देता है। लेकिन हमारा जोंग वहीं पर नहीं रुकता, वो काफी तेजी के साथ आकर उस स्नेक के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारे जोंग के हमले से उस स्नेक के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखने के बाद जोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमारा स्नेक काफी तेजी के साथ अपना पूंछ का इस्तेमाल करते हुए हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से हमारा जो जोंग है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन हमारा जोंग अपने आप को किसी तरह से संभाल लेता है और खड़ा होते हुए कहता है कि मैंने उस मुक्के के अंदर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी मेरा मुक्का उसे चोट भी नहीं पहुंचा पाया। लेकिन हमें स्नेक को दिखाया जाता है जो कि इस बात से हैरान हो रहा होता है, क्योंकि उसका जो हमला था वो किसी को भी राख में बदल देता था, लेकिन उस हमले से हमारे जोंग को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। इतना कहने के बाद वो जो स्नेक है वो काफी तेजी के साथ हमारे जोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और जाते वक्त उसके अंदर से जो टॉक्सिन निकलेगा उससे हमारे जोंग की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सप्रेस हो जाए। लेकिन स्नेक को नहीं पता होता कि हमारे जोंग के बॉडी के अंदर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, बल्कि वो अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेन करता है, इसीलिए उसके टॉक्सिन से हमारे जोंग को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो उछलते हुए उस स्नेक के हमले से बच जाता है। लेकिन जब जोंग हवा में ही होता है तभी जो स्नेक होता है वो अपने पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है और हमला करने के बाद जो स्नेक होता है वो हमारे जोंग से कहता है कि यहाँ पर अगर कोई नॉनसेंस सोलो स्टेज वाला आदमी भी होता तब भी वो इस हमले से नहीं बच पाता। लेकिन तभी हमारा जोंग वहाँ पर एक जोरदार ताली मार देता है, जिसके वजह से उस ताली के अंदर से जितना भी एयर प्रेशर बाहर निकलता है उस एयर प्रेशर के वजह से जो स्नेक का पॉइजन हमारे जोंग की तरफ बढ़ रहा होता है उस पॉइजन को वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उस हवा के प्रेशर की वजह से वो जो पॉइजन है वो दूर उड़कर चला जाता है। जिसे देखने के बाद वो जो स्नेक है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि जमीन के ऊपर लैंडिंग करते काफी तेजी के साथ उस स्नेक के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और लगातार उस स्नेक के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। उसे इस तरह से हमला करता हुआ देखकर जो स्नेक है वो जोंग से कहता है कि तुम चाहे कितना भी मेरे ऊपर हमला कर दो, लेकिन मेरी जो स्केल है वो काफी ज्यादा टफ है, जिसके वजह से तुम उसे तोड़ नहीं सकते, यहाँ तक कि तुम उसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं ला सकते। लेकिन तभी हमारा जो जोंग है उसके स्केल को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद जो स्नेक है वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे स्केल को सच में तोड़ दिया। जिसके वजह से वो जो स्नेक है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए उस टॉक्सिन को रिलीज करने लगता है। लेकिन इस बार उस टॉक्सिन से हमारे जोंग के ऊपर थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है। लेकिन तभी हमें स्नेक को दिखाया जाता है जो कि अपने किंग ब्रीथ का इस्तेमाल करते हुए हमारे जोंग के ऊपर एक लेजर का हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के बीच में जो कुछ भी आ रहा होता है उसे वो तबाह करता जा रहा होता है। उस हमले के इम्पैक्ट खत्म हो जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हमें जोंग को
को नहीं दिखाया जाता। जुआंग को वहाँ पर ना देखने के बाद स्नेक को ऐसा लगने लगता है कि जो जुआंग है वो वहीं पर मारा जा चुका है। इतना कहने के बाद जो स्नेक है वह हमारे मिंग के पास जाते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जो ड्रैगन सलाइवा है वो तुम्हारे ही पास है ना। इतना कहने के बाद अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिंग को हवा में उड़ाते उसके पास से जो ड्रैगन सलाइवा है वो अपनी तरफ खींचने लगता है। उसने उस बोतल को अपनी तरफ खींच रहा होता है कि तभी जमीन के अंदर से हमारे जुआंग के एक्सरसाइज करने वाली रस्सी बाहर निकलते हुए उस बोतल को पकड़ लेती है, जिसे देखने के बाद जो स्नेक है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी हमारा जुआंग जमीन को चीरते हुए बाहर निकल कर उस बोतल को पकड़ लेता और कहता है कि इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है कि तुम इस बोतल को बचाने के लिए जो टीचर मेंगे उससे काफी ज्यादा दूर लेकर लड़ाई कर रहे थे। जुआंग को जिंदा देखने के बाद उसने हमारा जुआंग से कहता है कि क्या तुम मेरे हमले से बचने के लिए जमीन के नीचे छुप गए थे। इतना कहने के बाद उसने काफी तेजी के साथ आकर हमारे जुआंग को निगल लेता है। फिर हमें उसने के पेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो स्नेक का एसिड होता है उसके वजह से हमारे जुआंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर जो स्नेक है वो हमारे जुआंग से कहता है कि मेरे अंदर जो एसिड है वो अपने आप ही तुम्हें गला लेगा और जो ड्रैगन सलाइवा है उसे मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। ड्रैगन सलाइवा का नाम सुनने के बाद जो जुआंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोतल की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो इसके अंदर ड्रैगन सलाइवा है। लेकिन तभी हमारे जुआंग को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुमने ड्रैगन सलाइवा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हारा जो फिजिकल बॉडी है वो इनहेंस हो जाएगी। ये पढ़ने के बाद जो हमारा जुआंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से वो जो ड्रैगन सलाइवा है उसे पीकर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे हमारा जुआंग उस ड्रैगन सलाइवा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है वैसे ही उसका जो फिजिकल एट्रीब्यूट है काफी तेजी के साथ बढ़कर उसके फिजिकल एट्रीब्यूट +5 हो जाता है। अपने फिजिकल पावर को बढ़ता हुआ हमारा जुआंग भी काफी अच्छी तरह से महसूस कर लेता है और काफी खुश भी हो जाता है। फिजिकल पावर बढ़ने के बाद हमारा जो जुआंग है वो स्नेक के बॉडी के अंदर उधम मचाना शुरू कर देता है, यानी कि कहीं पर भी उछलना कूदना, अंदर से उसने को चोट पहुंचाना, जिसके वजह से उसने को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो भी बाहर की तरफ झटपटाने लगता है और आखिरकार इतनी ज्यादा तकलीफ सहने के बाद जो स्नेक है वो हमारे जुआंग को उगलते हुए बाहर फेंक देता है। जुआंग को पेट से बाहर उगलने के बाद जो स्नेक है वो फिर से अपने मुंह के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते हुए फिर से हमारे जुआंग के ऊपर एक लेजर का हमला कर देता है। उस लेजर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जुआंग भी जल्दी से अपने पास से एक्सरसाइज करने वाले डिस्क को बाहर निकाल लेता और काफी तेजी के साथ उस लेजर के ऊपर छोड़ देता है। वो जो डिस्क है वो काफी तेजी के साथ उस लेजर को चीरते हुए उस सांप की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो सांप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो जो डिस्क है वो सीधा आकर सांप से टकरा जाती है और सांप भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर वो किस तरह का वेपन है जो कि मेरे लेजर बीम के हमले को भी चीर पा रहा है। वो सांप ये सब सोच रहा होता है कि तभी जुआंग काफी तेजी के साथ आते हुए उस सांप के सर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से उस सांप का जो सर है वो सीधा आकर जमीन से टकरा जाता है। और हमारे जुआंग की बढ़ी हुई पावर देखने के बाद वो सांप काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि जैसे जैसे लड़ाई करता जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, ये अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इतना कहने के साथ वो जो सांप है वो काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हमारा जुआंग फिर से अपनी एक्सरसाइज करने वाली रस्सी को उसके गले में फंसा कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए फिर से उसके सर के ऊपर काफी जोरदार हमला कर देता है और उसी एक ही हमले के साथ उस सांप का काम वहीं पर तमाम हो जाता है और उसके अंदर से हमारा जो जुआंग है वो 5th लेवल वाला डीमन कोर को भी बाहर निकाल लेता है। उस डीमन कोर को बाहर निकालने के बाद जो जुआंग है वो सिस्टम से कहता है कि जल्दी से इस डीमन कोर को एब्जॉर्ब करो। ये सुनते ही जो सिस्टम है उस डीमन कोर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उस डीमन कोर को एब्जॉर्ब करने के बावजूद हमारा सिस्टम अपग्रेड नहीं होता, क्योंकि अभी भी उसके 3-4 कंडीशंस बची होती है, जो कंडीशंस पूरी करने के बाद वो अपग्रेड हो सकता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर लिटिल मून को दिखाया जाता है, जो कि हमारे जुआंग से काफी ज्यादा आगे आ जाने की वजह से और सारी जगह एक जैसे होने की वजह से वो ठीक से डायरेक्शन नहीं ढूंढ पा रही होती है। लेकिन तभी उसके सामने पट्टियों में लिपटे हुए कोई चीज आ जाती है, यानी कि मम्मी जैसी चीज उसके सामने आ जाती है, जिसे देखने के बाद जो लिटिल मून है काफी ज्यादा डर जाती है और उसके ऊपर मुक्का मारते हुए उसे काफी ज्यादा दूर उड़ा देती है। और वो चीज दूर उड़कर जाने की वजह से उसके ऊपर जो पट्टियां होती है वो निकल जाती है और हमें उस पट्टियों के अंदर एक इंसान को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद लिटिल मून काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन जब वो ठीक से उसकी तरफ देखती है तो उसे ये पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो सांसें ले रहा है। इसीलिए हमारे लिटिल मून उसे बचाने का इरादा कर लेती है और उसके ऊपर से पट्टियां हटाने लगती है कि तभी उसके पीछे से एक स्पाइडर वाली डेमोनिक बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो कि हमारे लिटिल मून को उसका एहसास हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी से उस आदमी को पकड़ते हुए उसके हमले से बच जाती है और काफी ज्यादा दूर आ जाती है। लेकिन हमारे लिटिल मून उस स्पाइडर को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार मैंने एक डेमोनिक बीस्ट को ढूंढ ही लिया। लेकिन हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लिटिल मून
उस स्पाइडर से बचते हुए काफी तेजी के साथ दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो जो स्पाइडर होते हैं वो हमारे लिटिल मून से काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो 5th लेवल वाले डिमोन किंग के मिड स्टेज पर होती है, लेकिन हमारे लिटिल मून ने उस आदमी को पैर से पकड़ रखा होता है और काफी तेजी के साथ भाग रहे होते हैं, जिसके वजह से उस आदमी का जो सर है वो जमीन से टकरा रहा होता है। लेकिन तुम मानो या ना मानो, वो आदमी उस मकड़ी से किसी तरह से बच तो जाता है, लेकिन लिटिल मून के हाथों से वो कभी भी नहीं बचेगा। तभी वो जो स्पाइडर है वो हमारे लिटिल मून के ऊपर हमला कर देते, लेकिन हमारे लिटिल मून किसी तरह से उस हमले से बच तो जाती है, लेकिन उस आदमी की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि लिटिल मून बचते वक्त उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते और उस आदमी का सर इधर उधर टकरा रहा होता है। और जो लिटिल मून है वो उस स्पाइडर से बचते बचाते हुए कह रहे होते कि आखिर में अब यहाँ से कहाँ पर जाऊँ, लेकिन तभी हमारे लिटिल मून को वहाँ पर किसी तरह की खुशबू आ जाती है, जिसे सूंघने के बाद जो लिटिल मून है काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस खुशबू को काफी अच्छी तरह से पहचान रही होती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें जुआंग को दिखाया जाता है, जिसने कि उसी सांप का मीट बाहर निकाल कर उसे पका कर उसे खा रहा होता है। और उसे खाते वक्त वो कहता है कि इस लड़ाई में मेरी काफी ज्यादा एनर्जी गई है, जितना मैं प्रोटीन खाऊंगा उतनी मेरी एनर्जी वापस आएगी। लेकिन उस मीट को खाने के बावजूद जो सिस्टम है वह हमारे जुआंग को बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं देता या फिर उसके फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसे नहीं बढ़ाता, जिसे देखने के बाद जो जुआंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जो कि सिस्टम कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता। इसीलिए जो जुआंग है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे जो फिजिकल एट्रीब्यूट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द जो सिस्टम है उसे अपग्रेड करना होगा। जब सिस्टम अपग्रेड होगा तभी मुझे जो फिजिकल एट्रीब्यूट है वो मिलेंगे। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी पीछे से लिटिल मून चिल्लाते हुए हमारे जुआंग से कहती है कि जल्दी से आकर मेरी मदद करो। लिटिल मून की आवाज को सुनने के बाद जो जुआंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो हमें लिटिल मून को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा थक चुकी होती है, क्योंकि जो स्पाइडर वो काफी समय से उसका पीछा कर रही होती है। तभी वो जो स्पाइडर है वो हमारे लिटिल मून के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है और वो हमारे लिटिल मून को खाने की कोशिश करने लगती है कि तभी हमारा जुआंग काफी तेजी के साथ आते हुए एक मुक्के में उस स्पाइडर को भी वहीं पर जान से मार देता है। और एक मुक्के में इतने पावरफुल बिस्ट को मारता हुआ देखकर जो लिटिल मून है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उस स्पाइडर को मारने के बाद हमारे जुआंग की नजर उसे आदमी के ऊपर पड़ जाती है, जिसे कि लिटिल मून घसीटते हुए वहां पर लेकर आई होती है। उसे देखने के बाद जुआंग लिटिल मून से कहता है कि आखिर ये कौन है। ये सुनने के बाद जो लिटिल मून है वो हमारे जुआंग से कहती है कि रास्ते में आते वक्त मैंने इसकी जान बचाई है, लेकिन जुआंग उसके कपड़ों को देखने के बाद ऐसा कहता है कि मैंने इस कपड़े को कहीं पर तो देखा है। अगर आप भूल चुके हो तो फर्स्ट चैप्टर में जो 2 फ्लेम्स वाला लड़का था वो शायद यही है। मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि ये वही है। लेकिन जब जुआंग उसका चेहरा देखने के लिए उसका सर घुमा देता है तो उसका चेहरा देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके चेहरे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद जुआंग लिटिल मून से कहता है कि आखिर इसके चेहरे को क्या हुआ है। ये सुनने के बाद लिटिल मून उससे कहती है कि ये मेरे वजह से नहीं, ये सब उस मकड़ी के वजह से हुआ है। ये सुनने के बाद जो जुआंग है वो लिटिल मून से कहता है कि ये जो जगह है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए तुम सबसे पहले टीचर लेंग और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें वापस लेकर यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद जो लिटिल मून है काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जुआंग से कहती कि क्या टीचर मेंग भी इंजर है। ये सुनने के बाद जो जुआंग है वो उस टीचर मेंग की तरफ इशारा करते हुए लिटिल मून से कहता है कि हाँ वो काफी ज्यादा इंजर्ड है, क्योंकि 5th लेवल वाले काफी बड़े डिमोनिक स्नेक ने उसके ऊपर हमला किया था। इतने पावरफुल डिमोनिक बिस्ट को देखने के बाद जो लिटिल मून है वो पूरा सदमे में जाते हुए कहती कि यहाँ तक कि जो टीचर मेंग है वो भी उसे हरा नहीं पाए, लेकिन इसने उसे काफी आसानी से हरा दिया। तभी जुआंग लिटिल मून से कहता है कि 1 मिनट रुको, मेरे पास और भी कोई चीज है। इतना कहने के बाद जो जुआंग है उसने वहाँ पर जितने भी डिमोनिक बिस्ट को मारकर उनके डिमन कोर को इकट्ठा किया होता है वो सारे डिमोनिक कोर बाहर निकाल लेता है और लिटिल मून से कहता है कि अगर तुम्हारे पास जेब है तो उन सारे डिमोनिक कोर को उसके अंदर डालते हुए इन्हें भी वापस लेकर जाओ और साथ ही में उन दोनों डिमोनिक बिस्ट की जो बॉडी उसे भी लेकर जाओ ताकि तुम्हें रिवॉर्ड मिले। इतने सारे डिमोनिक कोर को देखने के बाद जो लिटिल मून है और भी ज्यादा सदमे में जाते हुए कहती है कि आखिर इसने सारे डिमोनिक कोर को कहाँ पर से जमा किया, इतने सारे डिमोनिक बिस्ट को क्या इसने अकेले ही मार डाला। जो लिटिल मून है वो जुआंग से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चलने वाले हो। ये सुनने के बाद जुआंग लिटिल मून से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला, बल्कि मैं माउंटेन्स के अंदर और भी जाते हुए मेरी जो स्किल है उन्हें और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता, क्या पता मैं अंदर जाने के बाद 6th लेवल वाले डेमन एम्परर से भी मिलूं। ये सुनने के बाद जो लिटिल मून है वो जुआंग से कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि माउंटेन के अंदर जो 6th लेवल वाला डेमोनिक एम्परर है उसे सील किया गया है, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर केयरफुल रहना होगा। ये सुनने के बाद जुआंग उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो पता है ना मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर मैं जंगल के अंदर का सीन
सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो अजीब सी चीजें आपस में लड़ाई कर रही होती है। तभी हमें वहाँ पर एक ह्यूमन को दिखाया जाता है जो कि लकड़ी वाली चीज को कंट्रोल करते हुए उससे चिड़िया वाली चीज के ऊपर हमला कर रहा होता है और वहाँ पर इसी तरह की लड़ाई चल रही होती है। तभी हमें वहाँ पर उसे आदमी को दिखाया जाता है जिसने कि पिछले पार्ट में डीमन एम्परर को मारकर उसके बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया होता है। वो आदमी उस आदमी से कहता है कितना भी बुरा नहीं है, सच में तुम्हारे अंदर मेरे शैडो पपेट को मारने की काबिलियत तो है, लेकिन तुम मेरे सामने चींटियों के झुंड के अलावा कुछ भी नहीं हो। और मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि तुम जिस डीमन एम्परर को ढूंढ रहे वो मैं नहीं हूँ, इसलिए मेरी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो। तुम लगभग 1 महीने से मेरे पीछे पड़े हो। ये सुनने के बाद वो सामने वाला आदमी उस गोल्डन हेयर वाले आदमी से कहता है कि हालांकि मैंने कभी भी डीमन एम्परर को नहीं देखा, लेकिन मेरे जो एंसेस्टर है उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि जो डीमन एम्परर है उसके सुनहरे बाल है और एक ब्लैक डीमन बीस्ट है। अब तुम मुझसे बच नहीं सकती, यहाँ तक कि अगर तुम पूरी तरह से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाओ तब भी ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो डीमन सीलिंग बैनर है वो तुम्हारे ऑरा के वजह से रिएक्ट हुआ था। ये सुनने के बाद वो गोल्डन बालों वाला आदमी अपने मन में कहता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उस डीमन एम्परर के बॉडी को लिया था, जिसके वजह से उस डीमन एम्परर का जो ऑरा है वो मुझ में से फील हो रहा है। फिर वो गोल्डन बालों वाला आदमी काफी डरावने अंदाज में उस आदमी से कहता है कि जो कि तुम डिस्ट्रक्शन को लाना ही चाहते हो तो फिर ठीक है। इतना कहने के बाद वो जो गोल्डन बालों वाला आदमी अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए अपनी डिवाइन फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला एक स्पिरिट अटैक होता है जो कि सीधा आकर उस आदमी को लग जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी मरता तो नहीं लेकिन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उस आदमी को इस तरह से घायल होता हुआ देख कर डिसाइपल जल्दी से उस आदमी के पास आते हैं, उसे कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक है। ये सुनने के बाद मास्टर उससे कहता है कि ये एक स्पिरिट अटैक है, ये जो टेक्निक है वो पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा रेयर है, तो फिर आखिर ये डीमन इसे कैसे यूज कर सकता है। तभी दूसरा डिसाइपल उस डिसाइपल से कहता है कि जो मास्टर है उसकी सोल काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इतना कहने के साथ ही वो डिसाइपल अपने मास्टर को लेकर वहाँ से काफी तेजी के साथ चले जाते हैं। उन सारे लोगों के वहाँ से जाने के बाद जो गोल्डन बालों वाला आदमी उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और घुटने के बल पर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि अभी की जो मेरी करंट स्टेट है उसके हिसाब से अगर मैं किसी एनिमी के ऊपर 10 गुना ज्यादा स्पिरिट अटैक कर दूं तो उसमें से 8 गुना स्पिरिट अटैक मुझे ही हर्ट करेगा और साथ ही में इस अटैक के दौरान जो सोल पावर है वो भी काफी ज्यादा कंज्यूम हो जाती है। इतना कहने के साथ ही वो गोल्डन बालों वाला आदमी वहीं पर ही कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे मेरी पावर को रिकवर करना होगा, फिर मैं यूलियन इमॉर्टल सेट के ऊपर फिर से हमला कर दूंगा। फिर वहां से सीन चेंजर होकर मैं उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस गोल्डन बालों वाले आदमी से बचकर भाग रहे होते और भागते वक्त उनके नजर हमारे जोंग के ऊपर पड़ जाती है और हमारा जोंग भी उन्हें देख लेता है। एक दूसरे को देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हमारे जोंग को वहां पर देखने के बाद वो तीनों लोग वहां पर रुकते हुए हमारे जोंग से कहते हैं कि तुम्हारे कपड़ों को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि तुम यूलियन इमॉर्टल सेट के डिसाइपल हो, लेकिन तुम आखिर इतने गहराई में क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद जोंग उसे कहता है कि लेकिन तुम लोग कौन हो। ये सुनने के बाद उन तीनों में से एक डिसाइपल कहता है कि हम इस माउंटेन के गार्डियन क्लैन में से आते हैं, हम ही वो लोग हैं जो कि आपके सेट को टास्क इश्यू करते हैं। तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में 6th लेवल वाले डीमन एम्परर के टेरिटरी, इसीलिए मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि तुम आगे मत जाओ, यहीं से मुड़कर वापस चले जाओ। ये सुनने के बाद जोंग उससे कहता है कि क्या वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल हमारे जोंग से कहता है कि हमारे क्लैन के जो मास्टर है वो डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है और यहाँ तक कि हमने डीमन सीलिंग बैनर का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी हम उसे हरा नहीं पाए। तो फिर तुम ही इसके बारे में सोचो कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। इतना कहने के साथ ही वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो जोंग है वो कहता है कि एक रियल डेमन एम्परर जो कि अभी डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है उसकी पावर जो अर्ली डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के लोग हैं उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। चलो देखते हैं कि आखिर सिस्टम में इसके अंदर कोई यूजफुल चीजें है या नहीं। इतना कहने के बाद जोंग सिस्टम के अंदर कुछ काम की चीज मिलती है या नहीं ये चेक करने लगता है और आखिर में उसे कोई अच्छी सी काम की चीज मिली जाती है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता या फिर दिखाया जाता। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें उसे गोल्डन बालों वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी उस गोल्डन बालों वाले आदमी को किसी तरह की चीज महसूस होती है। इसीलिए जब वो अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो सामने की ओर से हमारा जोंग उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि उस गोल्डन बालों वाले आदमी के पास आते उसे कहता है कि तुम ही हो ना 6th लेवल वाले डीमन एम्परर। हमारे जोंग को वहां पर देखने के बाद सबसे पहले वो गोल्डन बालों वाला आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो जोर जोर से हंसते हुए माजोंग से कहता है कि हम दोनों का मिलना डेस्टिनी में ही लिखा था। ये सुनने के
बाद जोंग कुछ समझ नहीं पाता, उस गोल्डन बालों वाले आदमी से कहता है कि क्या हम इससे पहले भी कभी मिले हैं। ये सुनने के बाद वो गोल्डन बालों वाला आदमी कुछ तो कहता है जो कि मेरे और जोंग के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जोंग और मुझे इस तरह से करता हुआ देखकर वो गोल्डन बालों वाला आदमी हमारे जोंग से कहता है कि क्या तुम मुझे भूल चुके हो? तुम वही पर्सन हो जिसने कि अपने सिर्फ एक ही मुक्के के साथ इतने बड़े स्पिरिचुअल स्टोन को तोड़ा था। क्या तुम भूल चुके हो? तुम ही हो जिसने कि मुझे वहां पर से आजाद किया था। ये सुनने के बाद जोंग को 440 वोल्ट का झटका लगता है कि तभी सिस्टम हमारा जोंग को एक मैंडेटरी मिशन देता है कि तुम्हें उस एंशिएंट ब्लैक फिनिक्स को हराना होगा। उस मैंडेटरी टास्क को पढ़ने के बाद जो जोंग है वो गोल्डन हेयर वाले आदमी से कहता है कि ग्रैंड एल्डर ने मुझसे एक बार कहा था कि स्पिरिट स्टोन के अंदर एंशिएंट ब्लैक फिनिक्स कैद है, क्या वो तुम ही हो? ये सुनने के बाद वो आदमी हमारे जोंग से कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ। ये सुनने के बाद जोंग कहता है कि मेरे एक मुक्के के वजह से वो स्पिरिट स्टोन टूटा है और तुम उससे आजाद हो चुके हो, ये सब मेरी गलती है। ये सुनने के बाद वो ब्लैक फिनिक्स जोर जोर से हंसते हुए हमारे जोंग से कहता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैंने उस स्पिरिट स्टोन को अंदर से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था और वो खोखला बन चुका था और तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुमने एक ही पंच के साथ उस स्पिरिट स्टोन को तोड़ा है। लेकिन हमारा जोंग आओ देखता है ना ताओ देखता है, सीधा उस ब्लैक फिनिक्स के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद वो ब्लैक फिनिक्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारा जोंग चिल्लाते उसे कहता है कि तुम्हारे वजह से मैं और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जोंग काफी जोरदार मुक्का उस ब्लैक फिनिक्स को मारता है, लेकिन हमारे जोंग के मुक्के से उस ब्लैक फिनिक्स को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखने के बाद हमारा जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो ब्लैक फिनिक्स हमारे जोंग को सिर्फ एक नॉर्मली धक्का दे देता है, लेकिन वो नॉर्मल धक्का हमारे जोंग के लिए काफी बड़ा होता है क्योंकि हमारा जोंग उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। फिर वो ब्लैक फिनिक्स हमारे जोंग से कहता है कि ये सब उन माउंटेन गार्डियन क्लैन के लोगों के वजह से हुआ है, नहीं तो मैं कब का ही तुम्हारे यूलियन इमॉर्टल सिक में जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन तुम सही समय पर यहाँ पर आए हो। यूलियन इमॉर्टल सेट के तुम सबसे पहले ऐसे डिसाइपल हो जिसका कि सामना मेरे साथ होने वाला है। चलो मैं तुम्हें सबसे पहले जान से मार देता हूँ। इतना कहने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वो काफी तेजी के साथ हमारे जोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसकी इतनी रफ्तार देखने के बाद हमारा जोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है कि तभी हमारा जोंग के सर को पकड़ते हुए उसे जमीन से टकरावा देता है, लेकिन हमारा जोंग भी काफी तेजी के साथ खड़ा होते हुए अपने घुटने से उस ब्लैक फिनिक्स के चेहरे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी जोंग के हमले से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जोंग वहीं पर ही नहीं रुकता, काफी तेजी के साथ फिर से उस ब्लैक फिनिक्स के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इस बार जो ब्लैक फिनिक्स है वह हमारे जोंग के हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और उसके पेट में एक जोरदार घुटना मार देता है, जिसके वजह से हमारे जोंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वो पीछे हटते हुए इसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। फिर वो जो ब्लैक फिनिक्स है वह हमारे जोंग से कहता है कि मैंने अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेवर से कवर कर लिया है। तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझे मार रहे हो, लेकिन तुम गलत हो। तुम मुझे नहीं बल्कि मेरे ऊपर जो प्रोटेक्टिव बैरियर बना है उसके ऊपर हमला कर रहे हो। ये सुनने के बाद जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी ब्लैक फिनिक्स हमारे जोंग से कहता है कि तुमने अपने फिजिकल बॉडी को काफी अच्छी तरह से कल्टीवेट किया है। अगर तुम मुझसे मार खाते हो तो तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो देखते हैं क्या कि तुम मुझे कितनी देर तक एंटरटेन कर सकते हो। इतना कहने के साथ जो ब्लैक फिनिक्स है वो काफी तेजी के साथ जाकर हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है और लगातार उसके ऊपर हमला करते हुए उसके काफी ज्यादा धुलाई करने लगता है। लेकिन इतने सारे हमले के बावजूद भी हमारे जोंग को ज्यादा कुछ फर्क न पड़ता हुआ देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जो ब्लैक फिनिक्स है वह हमारे जोंग को एक मुक्का मारते हुए उसे हवा में उछाल देता है और अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे जोंग के ऊपर थंडरों की बरसात करने लगता है, जिसके वजह से हमारे जोंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। थंडर का हमला खत्म हो जाने के बाद हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से जल भुन चुका होता है और वो सीधा आकर जमीन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन इतने पावरफुल थंडर अटैक करने के बावजूद भी हमारे जोंग को जिंदा और सही सलामत देखने के बाद वो जो ब्लैक फिनिक्स है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जिसको कि उस थंडर के अटैक के वजह से और जो ब्लैक फिनिक्स है उसके मार के वजह से दर्द हो रहा होता है, जिसके वजह से वो अपने मन में कहता है कि ये पहली बार है कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर हमें उस ब्लैक फिनिक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एनर्जी से बने हुए रस्सी तैयार कर लेता है और रस्सी से सीधा हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से हमारे जोंग के मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है और जोंग खून की उल्टियां करते हुए कहता है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, हमारे बीच में जो पावर का गैप है वो काफी ज्यादा है। अगर मैं इसी तरह से उसके साथ लड़ाई करना जारी रखता हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बॉडी इसे संभाल नहीं पाएगी। लेकिन बात बस इतनी सी है कि मेरे जो मुक्के है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। फिर जोंग सिस्टम से कहता है कि सिस्टम तुम्हारा जो होस्ट है वो डेंजर में है, क्या तुम कुछ नहीं करने वाले हो? लेकिन हमारा सिस्टम हमारे जोंग की कुछ भी नहीं मदद करता बल्कि वो उसे मैंडेटरी
रिलेटेड टास्क के बारे में फिर से रिमाइंड कराता है। फिर हमें उस ब्लैक फेनिक्स को दिखाया जाता है जिससे कि हम रस्सी समझ रहे थे वो ब्लैक थंडर है। उस ब्लैक थंडर का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक फेनिक्स हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है और हमारा जोंग भी उस ब्लैक थंडर को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो जाता है जिसके वजह से उड़ते हुए पीछे गिर जाता है। पीछे हटने के बाद जो जोंग है वो हमारे सिस्टम का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है और हम सबको पता है कि अगर सिस्टम का जोंग मजाक उड़ाता है तो सिस्टम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सिस्टम हमारे जोंग से कहता है कि अगर तुम इसी तरह से मेरा मजाक उड़ाते रहोगे तो तुम्हें काफी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। फिर हमें ब्लैक फेनिक्स को दिखाया जाता है जो कि इतने सारे हमले करने के बावजूद भी हमारे जोंग को मरता ना हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो फिर से अपने ब्लैक थंडर का इस्तेमाल करते हुए हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी हमारा जोंग वो ब्लैक थंडर से नहीं मरता बल्कि हमारा जोंग और भी ज्यादा गंदे तरीके से उस सिस्टम की बेइज्जती करने लगता है। इतनी सारी बेइज्जती सुनने के बाद आखिरकार सिस्टम भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे जोंग के ऊपर अपने थंडर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और जोंग भी इसी समय का इंतजार कर रहा होता है कि जहाँ पर सिस्टम उसके ऊपर बिजली डाले और वो समय आते ही जोंग काफी तेजी के साथ जाकर उस ब्लैक फेनिक्स से चिपक जाता है। जोंग को इस तरह से करता हुआ देखकर ब्लैक फेनिक्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा पावरफुल थंडर का हमला हमारे जोंग के ऊपर कर देता है, लेकिन जो कि हमारा जोंग उस ब्लैक फेनिक्स से चिपक कर बैठा होता है जिसके वजह से उस थंडर का हमले का इम्पैक्ट उस ब्लैक फेनिक्स के ऊपर भी पड़ जाता है, यानी कि उस थंडर का हमला उस ब्लैक फेनिक्स को भी लग जाता है। मुझे माफ कर देना, ये लास्ट का जो फाइट सीन है वो मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि बार बार कोई ना कोई आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। और बस इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जो कि 2-3 दिनों में आ ही जाएगा। ओके बाय।